मैं आपको कल बता रहा था कि समन्वय की विशेषताएं, समन्वय का महत्व। आज हम चर्चा करते हैं प्रबंध प्रक्रिया के माध्यम से समन्वय, पेज नंबर 37 और चैप्टर 1 है, अध्याय 1, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। देखिएगा, बुनियादी रूप से समन्वय प्रबंध प्रक्रिया के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन का ही परिणाम होता है। जब नियोजन, संगठन, क्रियात्मकता तथा नियंत्रण आदि का प्रबंधकीय कार्य उचित रूप से निष्पादित होता है तथा पारस्परिक संबंधों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, तो परिणाम एकीकृत, संतुलित एवं संतोषजनक होते हैं। यदि प्रबंधकीय प्रक्रिया भली भांति संपादित नहीं होती है तो समन्वय की नींव कमजोर रह जाती है। निम्नांकित चार्ट प्रबंध प्रक्रिया तथा समन्वय में संबंधों को दर्शाता है। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर चार्ट में बताया गया है। राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी देखिएगा एक तरफ जनता, एक तरफ स्वामी उपक्रम का है ना, कोऑर्डिनेशन में जो लगे रहते हैं, शासन है, एक तरफ अन्य उपक्रम है, एक तरफ टेक्नोलॉजी है। और किस तरीके से व्यक्ति जो है सामग्री, मशीन, मुद्रा, मार्केट तथा पद्धति संबंधी कार्य करते रहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है प्रभावपूर्ण समन्वय के उपाय। देखिएगा, एक उपक्रम के प्रभावपूर्ण जो समन्वय स्थापित करने के लिए जो मुख्य बात है, उन पर जो ध्यान देनी चाहिए वो इस प्रकार से है। संगठन को सरलीकरण कर लिया जाए, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी प्राय अत्यधिक विशिष्टीकरण समन्वय के लिए कई समस्याएं पैदा करता है और इनके समाधान के लिए विशिष्टीकरण तथा कुछ लाभों का परित्याग करना आवश्यक है। इसके स्थान पर एक समन्वयक के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त कर देना चाहिए जो समन्वय से घनिष्ठ संबंध रखने वाले कार्यों तथा उन्हें संचालित करने का प्रभारी हो। विभागों की पुनर्व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि संगठन के विभिन्न अंगों में निकट समन्वय बना रहे। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशंस। ओके। दूसरा आ जाता है कार्यक्रमों तथा नीतियों को सौहार्दपूर्ण बनाना। देखिएगा, वैज्ञानिक नियोजन में भी अधिक समन्वय लाने में सहायक हो सकता है और संगठन के विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनकी जांच करके यह सुनिश्चित करना चाहिए, है ना, कि क्या ये योजनाएं उद्देश्यों के अनुरूप है। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा योजना को एकीकृत रूप देना चाहिए। ऐसा करने से अधिक समन्वय लाया जा सकता है। संप्रेषण की सुव्यवस्थित प्रणाली तीसरा है। देखिएगा, उचित समन्वय के लिए प्रभावकारी संप्रेषण प्रणाली एक पूर्व आवश्यकता है। आवश्यक समायोजन करने तथा भविष्य के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करने की दशा में सूचना का संप्रेषण भली भांति होना चाहिए। चौथा है स्वैच्छिक सहयोग, वॉलेंटरी कोऑपरेशन, यानी अनौपचारिक संपर्क द्वारा संगठन के सदस्यों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। इन सदस्यों को सहायता करने के लिए जनसंपर्क करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जा सकता है जो कि संगठन के विभिन्न विभागों के साथ सतत संपर्क बनाए रख सकते हैं। और अनौपचारिक विचार विमर्श तथा सुझाव के संबंध में समिति का गठन भी किया जा सकता है। ये भी समन्वय का, है ना, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। पांचवी चीज़ है पर्यवेक्षण द्वारा समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशंस थ्राउट सुपरविजन्स। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थों के कार्य समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बड़े बड़े संगठनों में जहां शीर्ष अधिकारियों के पास कार्य का अधिक भार होता है, वो समन्वय के लिए पर्याप्त समय नहीं दे सकते, अतः सहायक अधिकारियों की सहायता से अधिक सौहार्द एवं समन्वय स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना भाई। देखिएगा, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारों को, है ना, हस्तांतरण, जवाबदेही का संतुलन सुस्पष्ट एवं एकीकृत ढंग से निर्धारित करना चाहिए ताकि समन्वय अच्छे से स्थापित हो। संगठन की गतिविधि पर प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से नजर रखे, समन्वय की समस्याओं को समझकर स्थिति के अनुरूप शीघ्र समाधान कर सके।
ये भी समन्वय करने का उचित साधन माना गया है। संप्रेषण के विभिन्न मार्गों एवं चैनल को अधिक सशक्त करना, ये भी महत्वपूर्ण बात है ना भाई। और नियमित रूप से रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से संगठन की क्रियाओं के परिणामों तथा संवेदनशील बिंदुओं के समाधान को मूर्त रूप देना। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समन्वय में विशेषताएं, समन्वय क्या है, सहकारिता है ना, समन्वय का महत्व एक प्रबंध में क्या होता है, और समन्वय स्थापित करने पर रखने वाली है ना जो साधन हैं, उपाय हैं, उनका भी आपको मैंने बताया। आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।